नमस्कार, साउथ साइड की खबरें आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बीआरएस नेता और एमएलसी की कविता संसद के मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल पेश करने की मांग को लेकर गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का आयोजन कविता की अध्यक्षता वाला सांस्कृतिक संगठन भारत जागृति ने किया। तेलंगाना की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने काफी लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने की मांग को लेकर 10 मई को दिल्ली में भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बीआरएस नेता भूख हड़ताल के जरिए दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के सामने उनकी पेशी से ध्यान हटाने की कोशिश है। कविता दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 11 मार्च को 9 घंटे के लिए ईडी के सामने पेश हुई हैं। वहीं बीआरएस नेता की कविता ने कहा है कि जो भी बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा या उनका खुलासा करेगा तो उसको लोग सताते हैं, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी आवाज का आदर करना चाहिए और सबको सवाल उठाने का अधिकार भी होना चाहिए। अगर ये अधिकार नेता को नहीं मिलेगा तो जनता को भी नहीं मिलेगा। जनता ये बात जितनी जल्दी समझ पाएगी कि ये तानाशाही किस हद तक जा रही है तो उतना देश के लिए अच्छा होगा। हम लड़ेंगे क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। जब वो बुलाएंगे हम जाएंगे और जवाब भी देंगे। सुनिए आप। देखिए, आज हिंदुस्तान भर में एक यूनिवर्सल मुद्दा है। जो भी ऑपोजिशन में है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी बीजेपी के फेल्यूर्स को एक्सपोज करेंगे, उनको तो बुलाना ही है और सताना ही है। तो वो नॉर्मल कोर्स हो गया आजकल ये, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी आवाज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए। और जब वो अधिकार नेता भी खो जाएगा तो कल जनता भी खो जाएगी। तो यह नेता के पास रुकने वाला नहीं है। पहले उन्होंने जो बिजनेस हाउसेस थे उन पे रेड किया, उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया। देन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे। तो बचा कौन है अभी? नेता के बाद तो जनता के पास जाएंगे। तो जनता जितनी जल्दी ये बात समझ लेगी कि ये तानाशाही कितनी हद तक जा सकती है, उतना देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत किया नहीं है। तो जब भी वो बुलाएंगे जाएंगे, जवाब दे देंगे, आ जाएंगे, बस। और क्या कर सकते हैं। वहीं कर्नाटक में बीआर येदियुरप्पा को लेकर बीजेपी में टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने येदियुरप्पा ने अपने बेटे की सीट का ऐलान करने का आपत्ति जताई है। येदियुरप्पा ने घोषणा की थी कि उनका बेटा बीवाई विजेंद्र शिकारीपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। इस पर सीटी रवि का कहना है कि किसी को टिकट देने का फैसला घर या किचन से नहीं किया जा सकता। सीटी रवि ने कहा है कि किसी को इसलिए नहीं टिकट मिलना चाहिए कि वो किसी अहम नेता का बेटा है। टिकट देने का फैसला भी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। किसे टिकट मिलेगा, इस बात का फैसला बीजेपी की संसदीय बोर्ड करेगी। वहीं कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर राज्यों की राजधानी में चलो राजभवन के तहत देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। इसी के अंतर्गत तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन से राजभवन तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने राजभवन का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस का केंद्र की सरकार पर आरोप भी लगा। केंद्र की सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल करके करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना आंदोलन तेज करने और इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाने के लिए चलो राजभवन मार्च निकाल रही है। वहीं हैदराबाद में ग्रुप 1 परीक्षा झारखंड अकादमिक परिषद जेएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया और टीएसपीएससी अध्यक्ष बी जनार्दन रेड्डी को निलंबित कराने की मांग की।
सूत्रों के मुताबिक 20,000 से ज्यादा युवाओं ने टीएसपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और जून में आयोजित होने वाले मुख्य पेपर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि क्या मुख्य प्रश्न पत्र भी लीक हुआ है या फिर नहीं। हैदराबाद आयुक्त टास्क फोर्स पुलिस ने मंगलवार को टीएसपीएससी सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिडुगु रुद्र राजू ने राज्य सरकार को पोलावरम परियोजना के जरिए पिछड़े क्षेत्र के विकास के कार्यान्वयन की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाने की मांग की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में तत्कालीन यूपीए सरकार में आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ की योजनाएं दी गई, जिससे चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी ने निर्देशित किया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आंध्र प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। संसद अधिनियम के तहत लोगों को सभी सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। वहीं रोड विधानसभा उपचुनाव 2023 में हारने के बाद एआईएडीएम के नेता सेनगोट्टैन ने बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएडीएम के नेता ने कहा है कि एरोड उपचुनाव में करीब 42,000 वोटों का नुकसान हुआ है। ये सभी अल्पसंख्यक वोट हैं। अल्पसंख्यक समाज ने हमें इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि बीजेपी से हमारा गठबंधन था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि विचारधारा और गठबंधन 2 अलग अलग चीजें हैं। एआईएडीएमके वो पार्टी है जो सभी अल्पसंख्यक की रक्षा करती है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने राज्य के डीजीपी प्रवीण सूद की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी के साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीके शिवकुमार ने दावा किया कि डीजीपी सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार का बचाव कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने में लगे हैं। डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि डीजीपी ने सेवा में 3 साल पूरे कर लिए। आप कितने दिन उन्हें रखना और उनकी पूजा करना चाहते हैं? उन्होंने हमारे खिलाफ 25 से ज्यादा मामले दर्ज कराए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को पत्र लिखा। पत्र में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर को हैदराबाद शहर में संगीत नाटक अकादमी के लिए 10 एकड़ की उपयुक्त भूमि की पहचान करने और आवंटित करने का अनुरोध किया। संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। वहीं केरल में विपक्षी दल के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर हंगामा किया। विपक्षी दल ने विधानसभा अध्यक्ष पर सदन में पक्षपात करने जाने का आरोप लगाया। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस देने से इनकार किया। इसके खिलाफ विपक्षी दल पिछले कुछ दिनों से विरोध करने में लगे हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष शमशीर के महिला सुरक्षा पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अनुमति नहीं देने की घोषणा करने पर विपक्षी दल ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने अध्यक्ष न्याय करेगा बैनर हाथ में लेकर नारेबाजी की और फिर सदन से बाहर निकलकर परिसर में अध्यक्ष के कार्यालय की ओर चले गए और प्रदर्शन भी किया। वहीं केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीसन ने पिनाराई सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। वीडी सतीसन ने कहा है कि मुझे विधानसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। विधानसभा सत्र में मेरे भाषण को बाधित करने के लिए 10 सदस्यीय टीम नियुक्त की गई है। पिनाराई सरकार पीएम मोदी की नकल कर रहे हैं। जैसे संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, वैसा ही केरल विधानसभा में भी इस समय जारी है।
वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स में अभिनय करने वाले दंपति को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने हाथियों की देखभाल करने वाले दंपति बोमन और बेली को सम्मानित किया है। इनमें से प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इसी दंपति पर बनी है। इन्होंने ये हाथी अम्मू और रघु को पालकर बड़ा किया है। वहीं स्टालिन ने राज्य के 2 हाथी शिविरों में रहने वाले सभी 91 श्रमिकों को भी मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने हाथी शिविरों में रहने वाले सभी श्रमिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने के लिए 9.1 करोड़ की राशि भी आवंटित की। तमिलनाडु की सरकार की घोषणा के मुताबिक 5 करोड़ की राशि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट कैंप को डेवलप करने और 8 करोड़ रुपए की लागत से कोयम्बटूर चाबड़ी में बुनियादी सुविधाओं के साथ एक नया हाथी शिविर बनाने के लिए आवंटित किया गया। वहीं हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी अस्पताल की ओर से सीपीआर पर कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पुलिस कर्मियों को सीपीआर करने की ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में एआईएमआईएम के कारमा के विधायक कौसर मोहिउद्दीन सहित क्षेत्र के नगर सेवक, पुलिसकर्मी और चिकित्सा कर्मचारी शामिल हुए। गोलकोंडा एरिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद मजरुल्लाह ने बताया कि हम हैदराबाद में हर जगह दिल के दौरे के काफ़ी मामले देखते हैं, इसलिए हम किसी को सीपीआर कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ने वाले मरीज की सीपीआर करने के बारे में शिक्षित भी करने में लगे हैं। नगर सेवकों और पुलिस विशेष रूप से यातायात पुलिस के लिए बहुत फायदेमंद है, जो सड़कों पर नियमित रूप से ऐसे मामलों के संपर्क में आ सकते हैं। सीपीआर एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है, जिसे दिल धड़कना बंद कर देने के बाद किया जाता है। वहीं तेलंगाना में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई। लगभग 5 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने राज्य भर में 1473 परीक्षा केंद्र बनाए। बोर्ड ने परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 26,000 से भी ज्यादा पर्यवेक्षक, 75 उड़न दस्तों और 200 सिटिंग दस्तों की भी व्यवस्था की। इसके अलावा छात्रों और अभिभावकों के लिए किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए 2 टेलीफोन नंबर भी जारी किए थे, जिस पर अभिभावकों और छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इंडिगो फ्लाइट से बैंकॉक से बेंगलुरु पहुंचे एक यात्री की चप्पल से 69.40 लाख रुपए का 1.2 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कस्टम अधिकारी यात्री की चप्पल से सोने की बिस्किट निकाल रहे हैं। सीमा शुल्क अधिकारी ने बताया कि इंडिगो एवरेज में विमान से बैंकॉक से बेंगलुरु पहुंचे यात्रियों को जांच के लिए रोका गया था। इनके पास से चप्पलों के झूठे खोखे में जड़े कुल 4 टुकड़े जब्त किए गए। वहीं यात्रा के बारे में पूछने पर यात्री ने बताया कि वो चिकित्सा के उद्देश्य से यात्रा कर रहा है। हालांकि यात्री कोई भी वैध चिकित्सा दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद अधिकारियों को शक हुआ, इसलिए यात्रियों की जांच की गई। शरीर की जांच और उसके बैग और चप्पलों की स्कैनिंग करने के बाद पता चला है कि यात्रा के दौरान उसने जो चप्पल पहन रखी उनमें सोने के कटे हुए टुकड़े छिपे हुए थे। वहीं सबरीमाला मंदिर पंगुनी माह की पूजा के लिए खोल दिया गया। मंगलवार शाम से सबरीमाला के मुख्य पुजारी ने पूजा की रस्में निभाई और भक्तों को दर्शन में शामिल होने की अनुमति दी। पंगुनी पर्व की ओर से 19 मार्च तक हर दिन विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। सबरीमाला देवस्थानम बोर्ड के अनुसार पंगुनी उथिरम अराटू उत्सव 26 मार्च से शुरू होगा और 5 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सबरीमाला अपन मंदिर 12 फरवरी को मासी माघम उत्सव के लिए खोला गया था। इस उत्सव के बाद 17 फरवरी को मंदिर बंद कर दिया गया था। वहीं कोट्टायम में बढ़ते तापमान की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोट्टायम में तापमान प्रभावित हुआ, इससे खेती में कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। हर साल केरल के किसान प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, अधिक तापमान का सामना करते हैं। बारिश के मौसम में किसान बाढ़ से जूझते हैं, तो अब गर्मियों में केले के पौधे, धान, सेम जैसी फसलें खराब हो रही हैं। देखिए, बढ़ते तापमान से बहुत दिक्कत हो रही है फसलों को, और लोग किस तरह से परेशान हैं। केरल की ये तस्वीर
अब किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि तापमान का करें तो करें क्या। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से फसलें सूख गई। मौसम ऐसा कि इंसान सूख जा रहा है, फसलें सूख